हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 25 के साथ सेट नंबर 25 में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं आर्ट्स और करंट इवेंट से रिलेटेड उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो सेट नंबर 25 के जीके के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वो जीके का क्वेश्चन जो सेट नंबर 25 में जिन्हें हमें डिस्कस करना है उसमें पहला क्वेश्चन 61 नंबर पर है। पहला क्वेश्चन 61 नंबर पे है। ये क्वेश्चन आपके सामने 61 नंबर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखें। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है यानी जुड़ा हुआ है। महाबलीपुरम के साउथ में महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है। ये मंदिर शैली है और रथ शैली का मंदिर ये विशेष रूप से किसके नाम से जुड़ा हुआ है तो ये है नरसिंह वर्मन प्रथम। अब स्टूडेंट आप देखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव शासक, पल्लव वंश के महान शासक, पल्लव वंश के महान शासक, पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम का मंदिर शैली में बहुत योगदान है, मंदिर निर्माण में बहुत योगदान है और एक स्टाइल जो रथ शैली कहा जाता है जिसमें मंदिर लगेगा रथ पे खड़ा है, इस तरह का मंदिर शैली और उसमें एक उल्लेखनीय योगदान नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक का। तो नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखेंगे ये पल्लव जो वंश है, पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में नाम आता है सिंह विष्णु का। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक यानी पल्लव वंश को एक राजकीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है सिंह विष्णु को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन, तो आप बोलोगे सिंह विष्णु। पल्लव वंश साउथ का। आप एक चीज मैं यहां पर आपको थोड़ा बता दूं, यहां आंसर हमारा सी होता है, इसको थोड़ा इरेज करें हम। आंसर हम लोग का सी हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक। तो ये कौन है, तो पल्लव शासक है, पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश। अब देखिएगा ये थोड़ा सा हम एडिशनल चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि सातवाहन का नाम तो आप जानते होंगे, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। देखिए साउथ में सातवाहन वंश प्रभाव में आया अशोक के मृत्यु के बाद। ऐसे उसका अस्तित्व पहले से था, वहाँ एक राजनीतिक पावर के रूप में वो था, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, और अशोक की मृत्यु आप जानते हो 232 ईसा पूर्व। तो 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु के बाद साउथ में मुख्य वंश के रूप में सातवाहन वंश हुआ। सातवाहन वंश को ऐसे हम लोग मोटा मोटी याद करते हैं 250 ईसा पूर्व से सातवाहनों का प्रभाव रहा 250 ईस्वी तक, याद करने में आसान होगा। लेकिन मैं बताया प्रभाव में ये मुख्य रूप से आया अशोक की मृत्यु के बाद, और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व यानी 232 ईसा पूर्व से। और सातवाहन का काल लंबे समय तक रहा, लगभग 500 वर्षों तक। और सातवाहन के बाद दो राजवंश जो उभर करके आया साउथ में, वो आपका हो गया, एक वकाटक हो गया और एक इक्ष्वाकु हुआ, इक्ष्वाकु। इनका मोटा मोटी आप जानिएगा कि 250 से 500 ईस्वी तक का इनका स्थिति रहता है। मोटा मोटी इसका भी 250 से 500 का, मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, ईस्वी तक का प्रभाव रहता है। इक्ष्वाकुओं के बारे में बहुत उपलब्ध साक्ष्य नहीं है, यानी इनके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। और वकाटक के बाद यहाँ आया वातापी, या इसको बोलते हैं बादामी, वातापी या बादामी के चालुक्य। और यहाँ पर इक्ष्वाकु के बाद यहाँ पर आया कांची के पल्लव। तो पल्लवों का मुख्य केंद्र कहाँ, कांची के पल्लव। और इसी पल्लवों का मुख्य रूप से छठी सदी से 8वीं सदी, आप कहिए 8वीं सदी, छठी सदी से 8वीं सदी
6 सेंचुरी एडी से 8 सेंचुरी एडी, और यही मोटा मोटी इनका भी रहा। फिर इनके बाद यहाँ राष्ट्रकूट आता है, यहाँ तंजौर के चोल आते हैं। तो ये जो महाबलीपुरम तथा कथित रथ शिल्प का जो मंदिर शैली है उसमें योगदान मुख्य रूप से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का जाता है। यहाँ पर आप देखते हो एक और इनके क्षेत्र को जीत करके फिर यहाँ पर एक हुआ था, वो आपका था वतापी बेंगी के चालुक्य, यहाँ पर बना था बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य वंश भी एक हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो हमारा है कि महाबलीपुरम के तथा कथित रथ शिल्प के साथ किसका विशेष रूप से संबंध है? नरसिंह वर्मन। और इस शिल्प शैली को, मंदिर के इस शैली को मलालल शैली भी कहते हैं, मलालल शैली या मलालल शैली भी इसको कहते हैं। तो ये जो रथ शैली है इसको मलालल शैली भी कहा जाता है। और रथ शिल्प के आधार पर मंदिर कला में सबसे योगदान आता है नरसिंह वर्मन प्रथम का। सिंह विष्णु जो हुए वो पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में इनका नाम आता है सिंह विष्णु का। और भी इस वंश में शासक हुए, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम इसके महान शासक, और उनका मंदिर स्थापत्य में विशेष योगदान और महाबलीपुरम के रथ शिल्प आधारित मंदिर निर्माण में मुख्य रूप से योगदान किस शासक का, किस पल्लव शासक का जाना जाता है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर पे जो क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 17 बार। और गजनवी जो था, महमूद गजनवी भारत पर कब से कब आक्रमण किया? ये सेंट्रल एशिया से आया, मध्य एशिया से आया, गजनी उसका क्षेत्र था। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1001 से 1027 तक ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और यही जो आक्रमणकारी था वो अपने अंतिम आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा था और वहाँ से बहुत धन लूट करके ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग के सामने है, 63 नंबर पर है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक, पहले स्टूडेंट में आंसर बता दूं, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पूरा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग यहाँ लिखते हैं, पूरा इसको बोलेंगे पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। अब ये शुंग वंश कहाँ का, कब का, ये कुछ बातें हो जाए। आप जानते हो, मैं एक डिस्कशन में बताया भी था, मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो हम लोग क्रम जानते हैं, हर्यक, शिशुनाग, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। ये शुंग वंश, अब देखिए हर्यक वंश, ये इसको 544 बीसी से, अलग अलग थोड़ा थोड़ा पीरियड अलग अलग सोर्स में अलग अलग होता है, 544 बीसी से 412 बीसी इसका काल मानते हैं। शिशुनाग का 412 बीसी से 344 बीसी इसका काल मानते हैं, और नंद का 344 से 322 मानेंगे, और मौर्य का 322, कहीं 324 भी दिया रहेगा, 322 से 185 बीसी, अगर 24 रहेगा तो 187 बीसी, और शुंग का 185 बीसी से 73 बीसी। मैं बताया 2 वर्ष का अंतर पड़ता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के कारण। इसको 324 करेंगे तो यहाँ 187 होगा, इसको 187 करेंगे तो यहाँ पर फिर ये 71 ही हो जाएगा। तो ये 73, 85 बीसी से 73 बीसी, और फिर आप देखेंगे इसको ऐसे ज़्यादातर इसको 187 बीसी दिखाता है, 187 बीसी। और शुंग के बाद कण्व 73 बीसी से 28 बीसी, यानी ईसा पूर्व, 28 ईसा पूर्व तक, यानी ईस्वी आने के 28 वर्ष पहले तक में कण्व भी समाप्त हो गया। अब शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक और सबका पहला शासक, अंतिम शासक आप याद रखेंगे, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग।
शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का अंतिम शासक जो आपका हुआ वो देवभूति था। देवभूति कहीं कहीं देवभूमि भी लिखता है। तो शुंग वंश का प्रथम शासक, शुंग का प्रथम जो शासक था, प्रथम था पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम जो शासक था, लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी जो था, वो आपका था देवभूति। देवभूति या कहीं कहीं देवभूमि भी लिखा हुआ मिलेगा, देवभूमि, ऐसे देवभूति ज़्यादा है, देवभूति। शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश का पहला जो था वो वासुदेव कण्व। कण्व वंश का प्रथम जो हुआ वो वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व, और वो अपने शासक अंतिम देवभूति को मार के गद्दी पर आया, कण्व। और फिर यहाँ पर इसका जो अंतिम हुआ वो सुशर्मन हुआ, और सुशर्मन जो था कण्व वंश का अंतिम, उसको सातवाहनों ने पराजित किया, और सातवाहन भी कुछ समय तक उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करके रखे। तो यहाँ पर है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, हमने बताया पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर जो नाम है एक अग्निमित्र, अग्निमित्र, ये भी शुंग वंश का शासक हुआ, शुंग वंश का, ये भी शुंग वंश का ही था, शुंग वंश का। लेकिन पुष्यमित्र के बाद, पुष्यभूति मेरे मुंह से निकल रहा है, पुष्यभूति वर्धन, प्रभाकर वर्धन जो थे उसके पुष्यभूति वंश, उनके वंश को कहते हैं। यहाँ पुष्यमित्र है, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद आया अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र, ये अग्निमित्र भी शुंग वंश का है, अग्निमित्र भी शुंग वंश का शासक है। और मैं एक चीज आपको यहाँ बताऊं कि फिर गुप्त काल में जो कालिदास हुए, कालिदास की एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी एक बार पीटी में पूछा है कि मालविका अग्निमित्रम का नायक किस वंश का था। तो मालविका अग्निमित्रम, भले उसकी रचना जो है वो गुप्त काल में कालिदास के द्वारा, उस मालविका अग्निमित्रम, तो लेकिन मालविका अग्निमित्रम का जो नायक है वो कौन है, अग्निमित्र, जो शुंग वंश का। अग्निमित्र के जीवन पर वो रचना है मालविका अग्निमित्रम, किसके द्वारा रचित, कालिदास द्वारा। तो मैं यहाँ पर बताऊँ मालविका अग्निमित्रम का नायक शुंग वंश का शासक अग्निमित्र। और फिर खारवेल, तो खारवेल, ये खारवेल कहाँ का शासक, तो कलिंग का शासक था। खारवेल कलिंग का शासक था, कलिंग यानी उड़ीसा क्षेत्र का। खारवेल कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक। क्वेश्चन हम लोग का था शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश का प्रथम शासक वासुदेव कण्व, और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन। सुशर्मन को पराजित किया सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो आंसर है 1469 ईस्वी। गुरु नानक देव को आप भक्ति आंदोलन के संतों में एक संत के रूप में आप जानेंगे, लेकिन गुरु नानक देव ने अपना जो उन्होंने फिलॉसफी दिया, उसके आधार पर जो दर्शन दिया, उसके आधार पर एक धर्म की भी स्थापना हुई, एक पंथ की स्थापना हुई जिसे सिख धर्म कहा गया, उनके अनुयायियों को सिख कहा गया। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के, सिख पंथ के फाउंडर हुए, संस्थापक हुए। गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वो 1469 ईस्वी में, और इनका पूरा जीवन काल 1538 ईस्वी, कहीं कहीं 39 भी मिलता है, 1538 ईस्वी। तो 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी ये गुरु नानक देव जी का जीवन काल। इनका जन्म जो हुआ था वो तालवंडी में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ेगा, तालवंडी नामक स्थान पर। तालवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, और वहाँ पर वही नानकाना साहिब है, नानकाना साहिब गुरुद्वारा यहीं पर है इनके जन्म स्थान पर, नानकाना साहिब गुरुद्वारा। तो इनका जन्म तालवंडी जो अभी पाकिस्तान में पड़ेगा, और वहाँ नानकाना साहिब गुरुद्वारा, और इनका जीवन काल 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी, कहीं कहीं 1539 भी दर्शाता है। गुरु नानक देव जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया वही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, आदि ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक देव
कि पिता का नाम, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमें जाननी होती है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में हमसे वो अपेक्षा किया जाता है कि जो हमारे प्रचलित, जो हमारे जो मुख्य महापुरुष हमारे इतिहास के हुए, उनके बारे में आपको जानना होगा। तो गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू राम था और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पिता का नाम, गुरु नानक जी के पिता का नाम था, इनके पिता थे फादर, इनके पिताजी का नाम था कालू राम, और इनकी माता का नाम था, माता जी का इनका नाम था तृप्ता। तो आकार है तृप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें। निम्नांकित में कौन सा स्थल रूप हिमनद के कार्य से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए, लटकती घाटी, मोरेन्स, ड्रमलिन, ये सब हिमनद के हैं, यानी ग्लेशियर के एक्टिविटी से ग्लेशियर के ये कार्य, हिमनद के कार्य हैं। हिमनद के अपरदन या उनके निक्षेपण से ये सब बनती हैं, खास करके अपरदन से। मोरेन्स जो हुआ वो निक्षेपण कर सकते हैं। इंसेलवर्ग जो है, इंजेलवर्ग नहीं, इसको इंसेलवर्ग कहिए, इंसेलवर्ग, स यहाँ पर सही होगा, इंसेलवर्ग जो है ये पवन की क्रिया से, वायु की क्रिया से, पवन की क्रिया से बनी स्थलाकृति है, स्थलाकृति। तो पवन के किस क्रिया से? तो पवन के निक्षेपण से कि अपर्दन से? तो पवन के अपर्दन क्रिया से, पवन के अपर्दन, इरोजन, पवन के अपर्दन क्रिया से। ये जर्मन शब्द है इंसेलवर्ग, जिसका मतलब होता है द्वीप। तो द्वीप, लेकिन यहाँ पूरा द्वीप का मतलब नहीं है। इंसेलवर्ग ये जर्मन शब्द है। और पवन, जब कोई कड़ा चट्टानी कोई एरिया है, उसको धीरे धीरे इरोज करते हुए चिकना कर देता है और वो एक गुंबद नुमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, इस स्थलाकृति को, पवन के अपर्दन क्रिया से, अपर्दन कार्य से बनी इस स्थलाकृति को इंसेलवर्ग कहा जाता है। तो ये पवन के अपर्दन क्रिया से बनी स्थलाकृति है, जबकि लटकती, हैंगिंग वैली या फिर आपका मोरेन्स, ड्रमलिन, ये सब ग्लेशियर की क्रिया से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इसको किस क्रम में रखा जा सकता है? तो बड़ा से छोटा में ही अरेंज दिख रहा है। तो आप देखिए, सौर परिवार में 8 जो हमारे ग्रह हैं, 8 जो ग्रह हैं, उसमें आकार की स्थिति पर क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद अरुण वरुण, उसके बाद आप पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर शुक्र है, वेनस है, और वेनस के बाद फिर मंगल है, और सबसे छोटा बुध है। तो इतना तो याद रहता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि, और शनि के बाद तीसरा जो है वो है आपका यूरेनस अरुण, और चौथा जो है वरुण, और सबसे छोटा जो है वो बुध। इतना तो याद है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति दूसरे स्थान पर आता है। बृहस्पति के बाद स्थान आता है शनि का, और शनि के बाद स्थान आता है अरुण का, और अरुण के बाद स्थान आता है वरुण का, और वरुण के बाद स्थान आता है पृथ्वी का, और पृथ्वी के बाद आकार के आधार पर स्थान आता है शुक्र का, और शुक्र के बाद आता है मंगल का, और मंगल के बाद स्थान आता है, माने मंगल से भी छोटा कौन है? बुध है, मरकरी, बुध। तो सबसे बड़ा, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसी में ना, ऑप्शन हमारे पास क्या है?
ऑप्शन में एक बृहस्पति दिख रहा है, ऑप्शन में शनि दिख रहा है, ऑप्शन में बुध दिख रहा है और ऑप्शन में वरुण दिख रहा है। तो यहाँ से हम अरेंज करेंगे तो बृहस्पति जो दिया हुआ है उसमें अगर हम बताएं तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण हमारे ऑप्शन में नहीं है, यानी अरुण को यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून। तो अरुण तो है नहीं, वरुण दिख रहा है तो वरुण होगा, वरुण। और फिर क्या दिख रहा है, बुध दिख रहा है तो बुध। तो ये एक तरह से अरेंज्ड वे में ही हमने बताया कि बृहस्पति दिए गए ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति ऐसे भी ओवरऑल बड़ा है, और दूसरे स्थान पर शनि का ही स्थान आता है, तीसरे स्थान पर अरुण का स्थान आता है, लेकिन अरुण हैज नॉट गिवन, वो नहीं दिया हुआ है। तो फिर वरुण, और वरुण के बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, तो वो सब नहीं दिया हुआ है, बुध। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये होगा, तो बृहस्पति, शनि, वरुण, बुध, और ये ऑप्शन हमारा डिसाइड होता है बी। तो सौर परिवार के दिए गए ग्रहों के में से आधार पर क्रम में बनाइए, यानी आकार के क्रम में बनाने के लिए बात है, आकार लिखा ही हुआ है, आकार के आधार पर। तो बृहस्पति जो दिया गया है 4 में दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बृहस्पति दिया हुआ है, शनि दिया हुआ है, वरुण दिया हुआ है और बुध दिया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति तो है ही, शनि सेकंड में आता ही है, तीसरे पर अरुण आता है, अरुण नहीं दिया हुआ है तो वरुण होगा, और उसके बाद के ग्रहों की तो दिया हुआ नहीं है, फिर बुध है, तो बुध तो ऐसे भी हम जानते हैं कि सबसे छोटा। इतना तो हमको मालूम है कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और हमको लग रहा है कि इतना ही पकड़ में आ जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले बृहस्पति और सबसे अंतिम में बुध कहीं दिया हुआ नहीं है। अगर बढ़ते क्रम में के बात किया जाए कि छोटा से बड़ा, तो बुध से कोई शुरू ही नहीं है, इसलिए वो होगा नहीं। तो बड़ा से छोटा की तरफ चलते हैं, तो बृहस्पति 2 जगह है, लेकिन शनि बाद में, तो इसलिए होगा नहीं, ये इसलिए पूरी तरह से आप जानिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको यहाँ पर क्या अलर्ट रहना है। अलर्ट ये रहना है कि आप आकार के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में लिख करके याद रखिए, एक बार नज़र डालिएगा फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप सूर्य से दूरी के आधार पर याद रखिए, मरकरी हुआ, मरकरी के बाद वेनस हुआ, वेनस के बाद फिर कौन आएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन है, तो मार्स है, मार्स के बाद कौन है, जुपिटर है, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण, वरुण है। तो इस तरह से आप उसको अरेंज करके, यानी एक बार आकार के आधार पर अरेंज कर लें, एक बार सूर्य से दूरी के आधार पर अरेंज कर लें, फिर किस ग्रह का कितना उपग्रह है वो भी देख लीजिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के रूप में स्थापित जीके है, ये कभी भी आपको घुमा करके पूछा जा सकता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन के आंसर को हम लोगों ने डिसाइड किया। अब 66 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 67 नंबर। निम्नांकित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। आप जानते हो कि हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो ये जब भी होगा तो देशांतर रेखा ही होता है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर आपका है 82 डिग्री, यहाँ पॉइंट नहीं डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री ये जो है थोड़ा यहाँ पर होगा डिग्री, ये गलत टाइप है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री ऐसे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये कहाँ से, तो इलाहाबाद के पास नैनी से, और नीचे मिर्ज़ापुर जिला से भी गुजरता है। तो कहीं इलाहाबाद के पास नैनी देता है, कहीं मिर्ज़ापुर जिला। तो ये 82.5 डिग्री। अब आप जानते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है उससे हमारा जो है वो क्योंकि वो 0 डिग्री है, उससे हम ईस्ट में हैं, तो 82.5 डिग्री आगे हैं, इसलिए हमारा समय जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है उससे हमारा समय जो है जो ग्रीनविच के पास से गुजरता है उससे समय हमारा 5.5 घंटा आगे होता है। मैं पिछले जो सेट के डिस्कशन में बताया था कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट, और हम कैसे बढ़ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री जो देशांतर है उससे हम किधर हैं, पूरब में है 82.5 डिग्री। और मैं आपको बताया था कि आप जब
एंटी क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो समय आगे होगा और 1 डिग्री देशांतर पर समय 4 मिनट आगे होगा, और उस तरह से आप कैलकुलेट करोगे 82.5 डिग्री पर तो 5.5 घंटा आगे होगा। 82 गुने 2 करते हो, 82 गुने 4 करते हो, 82 गुने 4 करते हो तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328 मिनट आगे होगा। और आधा डिग्री के लिए यानी 30 मिनट के लिए 2 मिनट और होगा, तो 330 मिनट समय हमारा ग्रीनविच से आगे होगा। 330 मिनट समय ग्रीनविच से हमारा क्या होगा, आगे होगा। और 330 मिनट का मतलब 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अक्षांश, ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है, बृहद वृत्त बनाता है। देखो बाबू, ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं। पृथ्वी पर जो अक्षांशीय रेखा है, तो कौन सा अक्षांशीय रेखा जो होगा वो बृहद वृत्त के रूप में। अब ये अक्षांश क्या है, अक्षांश को समझने के लिए सीधी सी बात है, आप समझ भी रहे हो कि पृथ्वी की आकृति क्या है। पूरी तरह से तो स्फेयर नहीं है, पूरी तरह से वो गोला की तरह तो नहीं है, इसको स्फेरवाइड कहते हैं, जियोस्फेरवाइड कहते हैं, तो वो थोड़ी सी चिपटी, ठीक है। तो उस पर ये अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, पूर्ण वृत्तीय रेखा है। पूर्ण वृत्तीय रेखा किस पर, ये काल्पनिक रेखा है, अक्षांश या देशांतर काल्पनिक रेखा, तो पूर्ण वृत्तीय रेखा यानी पूरी घूमी हुई, 0 डिग्री भी पूरा घुमा हुआ, फिर 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, जो भी हो। तो 0 डिग्री अक्षांश जिसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, उससे ऊपर में हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब आप ऐसे समझो, अगर किसी गेंद के बीचों बीच एक गेंद के ऊपर धागा बांध रहे हो, तो उस धागे की लंबाई, थोड़ा सा ऊपर करके एक धागा बांधो, उसकी लंबाई, और ऊपर करके धागा बांधो, उसकी लंबाई, उसकी परिधि, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। और फिर 90 डिग्री जो हम बोलते हैं, जो पोल हमारा होता है, वो बिंदु मात्र होता है, पॉइंट मात्र होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर अक्षांश जाएंगे, उसका सरकमफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ी परिधि या सबसे बड़ा वृत्त वाला रेखा कौन होगा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहो, इसको क्या है, 0 डिग्री अक्षांश कहो, या भूमध्य रेखा हमारा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, तो इसकी परिधि सबसे बड़ी है। ये जो मैं गेंद वाली बात बताया, उस पर आप समझ रहे हो, पूर्ण वृत्तीय रेखा की काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है, और बीच में जो होगा वो सबसे बड़ा वृत्त होगा। उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे, उस अक्षांश रेखा की परिधि कम होती जाएगी, उसकी लंबाई कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर हुआ ए। अब 69 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है। देखिए, दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वाराणसी को, इस वाराणसी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो रेल लाइन है ना, मुगल सराय से हो जाती है, मुगल सराय से, और वाराणसी मुगल सराय से अलग। तो वाराणसी, चूंकि वाराणसी मुगल सराय का नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, तो ये चूंकि वाराणसी दिल्ली रूट पर, कलकत्ता दिल्ली रूट पर वाराणसी नहीं पड़ता है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये साओ पालो है क्या, साओ पालो एक स्थान है, यानी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो ज्यादा स्पष्ट है। साओ पालो नगर या स्थान, जगह, नगर किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे अगर हम समझें तो ये साओ पालो स्थान जो है ये कहाँ पर है, ये ब्राजील देश में है। ये ब्राजील का एक प्रमुख नगर है, ब्राजील का एक प्रमुख नगर है। जबकि ब्राजील की राजधानी आप जानते हैं ब्राजीलिया है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, लेकिन साओ पालो स्थान जो है वो ब्राजील का एक प्रमुख नगर है। और ब्राजील को ही आप जानते हो कि ब्राजील जो है वो कहवा के उत्पादन के लिए, कहवा के उत्पादन के लिए, कहवा के लिए प्रसिद्ध है ब्राजील।
और ब्राजील का ये जो साओ पालो स्थान है ये कहवा के मंडी के रूप में जाना जाता है। कहवा के मंडी यानी बाजार के रूप में जाना जाता है। तो साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए, उत्पादन भी और फिर मंडी भी है ये, तो साओ पालो किस फसल के लिए, तो कहवा। आंसर हमारा सी होगा। साओ पालो कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील तो आप जान रहे हो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया, और साओ पालो ब्राजील का एक देश है और कहवा की मंडी है, उसके आसपास कहवा का उत्पादन भी, इसलिए कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साओ पालो। या साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए या उसके विपणन के लिए प्रसिद्ध है, उसके तो आप बोलोगे कहवा के लिए। साओ पालो कहाँ, ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक प्रमुख नगर और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग के सामने है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है या गेहूं की खेती के लिए वो सूटेबल नहीं है, वहाँ का जो जलवायु की स्थिति है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो गेहूं की खेती के लिए नहीं है, वो आपका राज्य यहाँ आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तमिलनाडु। क्यों भाई, तो गेहूं की खेती कब होती है, जाड़े में उसे लगाई जाती है और ग्रीष्म के आरंभ के पहले उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई हो जाती है। तो जाड़ा से ग्रीष्म के पहले तक उसकी कटाई हो जाना, यानी अप्रैल तक उसकी कटाई होती है और नवंबर दिसंबर में उसे लगाया जाता है। और ये जो जाड़े के दिन में, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसके जड़ के पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत पानी नहीं चाहिए, पानी का जमाव नहीं चाहिए। और आप जानते हो कि तमिलनाडु में जाड़े के दिन में वर्षा होती है। तमिलनाडु में जाड़े की ऋतु में क्या होता है, जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। और ये वर्षा क्यों होती है भाई, तो ये जो लौटती मानसून जो हमारा होता है, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी हवा के रूप में वो आता है और उससे तमिलनाडु में बारिश होती है। तो जाड़े के ऋतु में रिट्रीटिंग मानसून के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने और वहां से फिर घूमने के कारण, कॉरियोलिस फोर्स के कारण वहां से फिर घूमने के कारण ये क्या होता है, तमिलनाडु में उससे बारिश होती है। और तमिलनाडु में उस बारिश होती है कब, जाड़े के ऋतु में। और रिट्रीटिंग मानसून का वो जाड़े के ऋतु में वहाँ पहुँचेगा बंगाल की खाड़ी में, तो वो लौटती मानसून, तो उस समय यानी आप यहाँ समझो, वो लौटती मानसून का तो कॉन्सेप्ट है ही, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा के कारण यहाँ बारिश होगी, जाड़े के दिन में तमिलनाडु में बारिश होती है। और गेहूं की खेती के लिए ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए, बारिश वाला मौसम नहीं चाहिए, लगातार बारिश वाला मौसम नहीं चाहिए, इसलिए तमिलनाडु में गेहूं की खेती करना संभव नहीं हो पाता है, या गेहूं की खेती के लिए उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूटेबल नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो तमिलनाडु है यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 72, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है। मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद का मामला होगा उसे कौन देखने के लिए अधिकृत है, कौन देख सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है। 73, तो राष्ट्रपति के विवाद को, राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा, जो डिस्प्यूट अगर आ गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसे देखने के लिए कौन अधिकृत है, कौन उसको देख सकता है, कौन उसको देखने के लिए अधिकृत है, ऑथराइज्ड है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, तो डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निष्पादन सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये आर्टिकल 71 बोलता है।
आप पढ़ोगे आर्टिकल 71 को। आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को हल करेगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना कौन सा ये प्रयोग करती है, किस अधिकार का प्रयोग करती है? देखो बाबू, महिला निर्वाचन में करे या पुरुष करे उससे अंतर नहीं पड़ता है, ये राजनीतिक अधिकार है। तो हमें वोट देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारा सामाजिक अधिकार है कि हमारा नागरिक अधिकार है कि प्राकृतिक अधिकार है? ये क्या अधिकार? तो ये पॉलिटिकल राइट है हमारा, ये पॉलिटिकल राइट है। और ये राइट हमारा कौन देता है? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 से हमें ये राइट मिला है, मताधिकार का राइट। मताधिकार का राइट हमें आर्टिकल 326 से प्रदत्त है, प्राप्त है। और वयस्क मताधिकार की जो आयु है, वयस्क मताधिकार, तो वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु जो है, वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु, और किस चुनाव में? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष। पहले ये कितना था? 21 वर्ष। पहले ये न्यूनतम आयु था, पहले था 21 वर्ष। और आप जानते हो, मैं इस तरह से रिपीट कर रहा हूँ, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 का है, उसके द्वारा, ये याद रखोगे, ऐसे आपको याद भी होगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989 जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, उससे वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से? तो महाभियोग के द्वारा। और ये महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 61 में है। और इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट आता किस बात पर है? तो संविधान के अनुरूप जब वो कार्य नहीं कर रहे हो, राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्य का निर्वहन संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, यानी महाभियोग लाया जा सकता है। उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और महाभियोग लाने के लिए किसी भी सदन से महाभियोग आरंभ हो सकता है, लोकसभा से भी, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग जिस सदन में लाया जा रहा है, लोकसभा या राज्यसभा, तो उस सदन के 1/4, कम से कम 1/4 सदस्य अगर इस बात के लिए महाभियोग के पक्ष में कम से कम होंगे, 1/4 सदस्य, 1/4 मेंबर्स अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में होंगे, तभी महाभियोग स्टैंड करेगा। और जब महाभियोग स्टैंड करेगा तब उस पर क्या होगी? बहस होगी। और उस सदन में जिससे ये आरंभ किया गया, उस सदन के 1/4 पहले महाभियोग लाने के लिए तैयार हो, और जब 1/4 सदस्य, कम से कम 1/4 सदस्य तैयार हैं, तो महाभियोग स्टैंड करेगा और फिर महाभियोग पे बहस होगी, चर्चा होगी। और जब उस चर्चा उपरांत जब ये उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे सदन को भेजा जाएगा जो उस महाभियोग का अन्वेषण करेगा, और वहाँ पर राष्ट्रपति को उपस्थित हो करके अपना पक्ष भी रखने का अधिकार होता है। उपस्थित होकर के या अपने तरफ से किसी को भेज कर, अगर वहाँ से भी 2/3 से वो पास होता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सा है, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत दिए गए महाभियोग प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब है उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तदर्थ मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के पद पर अस्थाई नियुक्ति न करके तदर्थ नियुक्ति अगर हो रहा है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा। देखो बाबू, एक चीज़ दिमाग में रख लो, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला जब भी बनेगा तो वो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो तदर्थ हो या अस्थाई हो। ये नियुक्ति जब भी होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, या एडिशनल जजेज का भी अगर नियुक्त करना हो कुछ काम के लिए तो अंतिम उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के नियुक्ति, चाहे वो जज जिस स्टेटस के हों, अस्थाई हों, तदर्थ हों, टेम्पररी स्थिति में हो, जो भी हो, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन फिर आपका साइंस वाले सर डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जीके के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका वायु में ध्वनि का वेग निम्नांकित में परिवर्तन द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आर्द्रता, वायु का ताप, वायुमंडलीय दाब, वायु की संरचना। देखो भाई, किसी में स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो अपने मीडियम के नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा। ऐसे नेचर में वो सब चीज़ आ गया। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की वेग बढ़ेगी। आर्द्रता पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ध्वनि का वेग वायुमंडल के वायु में ध्वनि का वेग वायु में जो दाब है, वायु दाब पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ आंसर ऐसे ये सी हुआ। खैर साइंस वाले सर इसको जरूर डिस्कस करेंगे। क्यों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें नहीं है, 76 पर ही हमारे आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट सेट के साथ मैं मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।